जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो है बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे जिसका नाम है नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। पहले हम सिस्टम को जान लेते हैं यानी तंत्र किसे कहते हैं। तो जिसमें कई सारे चीज मिल करके कोई काम को करता है और उसमें से अगर कोई एक पार्ट को अलग किया जाता है उसका परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है, उसी को हम लोग सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। इसको बोलचाल के भाषा में हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि एक घड़ी है, घड़ी में जो सुई होती है कोई सेकंड को बताता है, कोई मिनट को बताता है, कोई आवर को बताता है, यानी सबका अपना अपना वर्क होता है। उसमें से अगर कोई एक पार्ट को अलग कर दें तो उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा, वो मिनट या सेकंड या बोल सकते हैं आवर नहीं बता पाएगा, कोई प्रॉब्लम आ जाएगा। तो वही सिस्टम कहलाता है क्योंकि सब अपने अपने वर्क को करते हैं। तो अब हम लोग जान लेते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। तो हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट हैं सबको जो कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, वो नर्वस सिस्टम होता है। चाहे हमारा हार्ट हो जाए या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाए या मस्कुलर सिस्टम हो जाए, सबको जो है कंट्रोल कौन करता है? तो नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का एक मेन पार्ट होता है ब्रेन। नर्वस सिस्टम का एक मेन पार्ट होता है ब्रेन। कौन होता है दोस्तों? ब्रेन। ब्रेन जो है मेन पार्ट होता है। अब देखिए, जो मेन रहता है उसको सुरक्षा तो चाहिए ना। जैसे प्रधानमंत्री मेन हो गए हैं तो उनको देखे होंगे कि उनके साथ जो है एसपीजी कमांडो रहते हैं घेरे हुए, ताकि उन पे कोई प्रॉब्लम आए तो उनका वो सामना कर सके। ठीक इसी प्रकार ब्रेन को किसी से खतरा ना रहे यानी डैमेज ना हो, इसके लिए इसके ऊपर में रक्षा के लिए एक हड्डी पाई जाती है जिसे हम लोग क्रेनियम नाम की हड्डी से जानते हैं, जो रक्षा के लिए जाना जाता है। वो 8 बोन्स के बने होते हैं। क्रेनियम नाम की जो हड्डी होती है वो कितने बोन्स के बने होते हैं? 8 बोन्स के। और वो जो है फाइब्रस जॉइंट द्वारा जुड़े होते हैं यानी रेशेदार जोड़। अब यहाँ लिख देते हैं हम, रक्षा के लिए कौन आता है? ब्रेन को रक्षा के लिए क्रेनियम नामक एक हड्डी होती है। क्रेनियम नामक क्या होती है? एक हड्डी होती है जो कि 8 बोन्स की बनी होती है। ये ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों। और वो किस जॉइंट द्वारा ये 8 हड्डी जुटे होते हैं? तो फाइब्रस जॉइंट द्वारा। फाइब्रस जॉइंट द्वारा जुड़े होते हैं। फाइब्रस जॉइंट द्वारा यानी रेशेदार जोड़। रेशेदार जोड़ द्वारा ये जुड़े होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसका जो है ना पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, यानी आप बोल सकते हैं ब्रेन को रक्षा करने के लिए, जिस तरह प्रधानमंत्री को रक्षा करने के लिए एसपीजी कमांडो होते हैं, ठीक उसी तरह ब्रेन को रक्षा करने के लिए क्रेनियम नामक हड्डी होती है जो 8 बोन की बनी होती है। वो जुड़ा जो होता है फाइब्रस जॉइंट द्वारा जुड़ा होता है। अब बताइए, अगर बोन हड्डी सीधे ब्रेन से अगर टकरा जाएगा तो इन्फेक्शन हो सकता है ना, इन्फेक्शन। तो इसके लिए इसके बीच में एक झिल्ली होती है, ब्रेन और हम बोल सकते हैं ब्रेन और हड्डी जो है क्रेनियम नामक हड्डी, इसके बीच एक झिल्ली होती है मेनिन जॉइंट नाम की झिल्ली। मेनिन, ध्यान रखिएगा, मेनिन जॉइंट। मेनिन जॉइंट नाम की एक हड्डी होती है। क्या होती है? परत होती है, झिल्ली, आई एम सॉरी, परत होती है। मेनिन जॉइंट नाम की एक परत होती है। इसमें जो है झिल्ली में 3 परत होते हैं। मेनिन जॉइंट नाम की जो झिल्ली होती है इनमें भी 3 परत होते हैं, पिया मेटर, एराक्नोइड और एक ड्यूरामेटर होते हैं, ड्यूरामेटर। ये जो मेनिन जॉइंट नाम की एक झिल्ली होती है इनमें भी 3 परत होते हैं, क्योंकि एक झिल्ली रहेगा तो ये क्या करेगा, बोन जो है उसमें टकरा करके अंदर जा सकता है, इसलिए इसके 3 परत होते हैं, पिया मेटर, एराक्नोइड और ड्यूरामेटर। ये 3 परत। अब तीनों का काम समझ लेते हैं। ये जो पिया मेटर होता है ना, ये ब्रेन से सटा हुआ रहता है। यहाँ ब्रेन है ना, ब्रेन से सटा हुआ रहता है। इसको सुरक्षा देने के लिए ये तरल रूप में रहता है, तरल, यानी पिया मेटर जो होता है तरल रूप में रहता है। और जो एराक्नोइड होता है ये जो है
जाली होता है, दूसरे नंबर पे आता है, ये जाली नुमा होता है, मकड़ी का जाल देखे हैं ना, उसी तरह से होता है ये एराग्नोइड जो होता है, जाली नुमा दूसरे नंबर पे जो होता है। और तीसरे ड्यूरामेटर जो होते हैं वो कठोर होते हैं जो सबसे ऊपर होते हैं। सबसे ऊपर क्या होते हैं, कठोर होते हैं, ये कठोर होते हैं, क्योंकि अगर कठोर नहीं रहेगा तो हड्डी क्या करेगा, ये जो क्रेनियम नामक हड्डी है ये अंदर घुस सकता है, इसलिए ये कठोर होता है ड्यूरामेटल। और ये जो होता है एराग्नोइड जो होते हैं वो जाली नुमा होता है, मकड़ी का जाली जैसा। और पिया मेटल क्या होते हैं, तरल रूप में होते हैं, जो कि ब्रेन को नॉर्मल रूप में रखे रहते हैं। अब देखिए हमारा स्ट्रक्चर जो है ब्रेन का, ये बाल हो गया, उसके बाद क्या है, चमड़ा है ना, उसके बाद क्या है, क्रेनियम नामक हड्डी, उसके अंदर जो झिल्ली है वो कौन सा झिल्ली है, मेनिंजोइट नाम की एक झिल्ली है, जिनमें 3 परत है, पिया मेटल, एराग्नोइड और ड्यूरामेटल। क्रेनियम नामक जो हड्डी है वो कितने बोन से मिलके बने हैं, 8 बोन से। किस किसके द्वारा जुए हैं, तो फाइब्रस ज्वाइंट द्वारा जुए हैं। अब हम समझ लेते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ है बोन का, यानी जो ब्रेन है अपना, ब्रेन जो अपना है उसका निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है दोस्तों। ब्रेन जो बना होता है ना, वो तंत्रिका कोशिका का बना होता है, तंत्रिका कोशिका का, ध्यान रखिएगा। तंत्रिका कोशिका का बना होता है ब्रेन, अपना जो ब्रेन होता है। और इसका वजन भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 1350 यानी ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है ब्रेन का जो वजन होता है, ठीक है। ये आप लोग मेनिंग जॉइंट के अंदर जो ब्रेन होता है उसका वजन इतना होता है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अब देखिए तंत्रिका कोशिका का बना होता है ना, तो तंत्रिका कोशिका में न्यूरॉन जो होता है 90% होता है, 90%। और 10% जो होता है गिलियल सेल होता है, गिलियल सेल 10% होता है, इतना ध्यान रखिएगा। आपको पता है कि न्यूरॉन में जो है सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं, न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं, यानी न्यूरॉन में हम बोल सकते हैं सेंट्रोसोम नहीं पाए जा सकते हैं। और गिलियल सेल में जो है सेंट्रोसोम होता है। आप लोग सुने होंगे ट्यूमर नामक बीमारी, जो कैंसर होता है, ब्रेन में होने वाला कैंसर जो है ट्यूमर, तो आप लोग जानते होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि वो कैसे हो जाता है, ट्यूमर नामक बीमारी जो होता है वो कैसे होता है। तो इसमें जो है सेंट्रोसोम नहीं होता है। तो अगर सिर में चोट लगे तो ये जो क्रेनियम नामक हड्डी है वो डैमेज होके कहाँ पे जाएगा, मेनिन जॉइंट में जाएगा। और मेनिन जॉइंट में अगर चोट लगा ना, तो एक मेनिन जॉइंट नाम की बीमारी हो जाती है, उसके बारे में हम लोग डिजीज नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे, उसके बारे में अच्छी तरह से, मेनिन जॉइंट बीमारी के बारे में। और अगर उसके अंदर चल गया, ब्रेन में अगर लग गया तो ब्रेन को डैमेज कर देगा, तो आदमी जीवित नहीं रह सकता है, मर जाएगा वो। अब देखिए 10% जो गिलियल सेल होता है ना, इसमें सेंट्रोसोम होता है। तो सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, कोशिका का विभाजन करना। सेंट्रोसोम अगर अनकंट्रोलेबल रूप से कोशिका का विभाजन कर देता है तो क्या होता है, ट्यूमर नाम की एक बीमारी हो जाती है। अनकंट्रोलेबल कोशिका का निर्माण करने से ट्यूमर नाम की बीमारी हो जाती है, जिससे ये जो है कैंसर का प्रथम ही रूप होता है, इसी में आदमी की मृत्यु हो जाती है, ट्यूमर में ही। कैंसर आने की जरूरत ही नहीं पड़ता है, पहले ही आदमी की मौत हो जाती है, कभी कल अनकंट्रोलेबल रूप से अगर गिलियल सेल में कोशिका का विभाजन हो जाए तो। अब देखिए हम समझते हैं कि न्यूरॉन जो है किस प्रकार बना होता है, तो न्यूरॉन का आकार इसी तरह से होता है, न्यूरॉन का आकार इसी तरह से होता है, जो हमारे ब्रेन का निर्माण करता है। और इसी के द्वारा जो है हमारे शरीर में जो भी कार्य होते हैं सबको माइंड तक पहुंचाया जाता है। अब समझते हैं इस आकृति के बारे में। आखिर इसकी आकृति की जो लंबाई होती है इसको हम साइनेप्स के नाम से जानते हैं, साइनेप्स, इसके नाम को क्या कहते हैं, हम लंबाई को साइनेप्स के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, और ये जो आपको दिख रहा है साइड में, इसको एक्सोन कहा जाता है। ये जो होता है ना न्यूरॉन, एक दूसरे से जुड़े नहीं रहते। तो अब कहने का मतलब है एक दूसरे से जुड़े नहीं रहते हैं, तो ये कैसे हमारे शरीर के अंदर जो भी वर्क होते हैं वो माइंड तक पहुंचता है, तो कैसे पहुंचता है ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसके बीच में ये कलिकाएं जो सब जगह एक्सोन दिख रहा है, इसके बीच में गैप होता है, इतना सा गैप होता है, वहां से जो
ये इतना जो काम करता है वो Na करता है, Na यानी सोडियम करता है। सोडियम के द्वारा ये दूसरे एक्सोन में जाते हैं, दूसरे एक्सोन से तीसरे, तीसरे से चौथे, इसी प्रकार से हमारे माइंड में वो पहुंचता है कि यहाँ पे ये घटना हुआ है, ये कार्य हुआ है, ये नाइट्रोजन के कारण, Na के कारण, यानी सोडियम के कारण। ये ध्यान रखना है, नाइट्रोजन नहीं, सोडियम के कारण आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो देखिए, आप देखे होंगे कि बहुत व्यक्ति को चक्कर आता है, तो गांव घर में जो बोला जाता है कि आप नींबू पानी नमक दे के पिलाइए ताकि उन्हें एनर्जी मिले और होश में आए। यानी जब Na की कमी होती है, जब Na की कमी होती है तो वो ऊर्जा जो है माइंड में नहीं जा पाता है, वो सही से वर्क नहीं कर पाता है, जिसके कारण चक्कर आना कई सारी हो सकती है, बीपी हाई लो होना, ये सब भी इसी के कारण। तब बोला जाता है Na, या ORS पिलाने के लिए बोला जाता है, उसमें भी Na होता है, सोडियम होता है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं ब्रेन के पार्ट के बारे में। देखिए, ब्रेन के 3 पार्ट कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क जो कि आगे की ओर होती है, और एक मध्य मस्तिष्क जो कि बीच में होता है, और एक पश्चिम मस्तिष्क जो कि यहाँ पे होता है। तो हम तीनों के बारे में एक एक करके समझते हैं। अग्र मस्तिष्क को अच्छी तरह से समझने के लिए इनका 3 पार्ट किया गया है। पहला जो होता है सेरिब्रम होता है, दूसरा थैलेमस, तीसरा हाइपोथैलेमस होता है। अब सेरिब्रम के बारे में समझते हैं। ये जो है ना सबसे बड़ा पार्ट होता है, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट। ये 66% का होता है सेरिब्रम, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है। यानी ये मेमोरी के तरह वर्क करता है। आप समझते हैं कैसे करता है? हम अगर जिसका सेरिब्रम तेज रहेगा ना, वो बुक को एक बार पढ़ लेगा तो उसको याद हो जाएगा, और जिसका सेरिब्रम कमजोर रहेगा वो कितना भी पढ़ेगा उसको याद नहीं होगा। सेरिब्रम तेज रहेगा जिसका, वो अलग अलग चीज सीखने का प्रयास करेगा, और कुछ जिज्ञासा, कुछ अलग अलग काम करने का, जो भी देखेगा उसको एक बार में याद होगा। सोचने समझने की शक्ति उसमें ज्यादा रहेगी, जिज्ञासा करने की शक्ति ज्यादा रहेगी इसमें, यानी सोचने समझने की शक्ति। सोचने समझने जिज्ञासा करने की शक्ति ज्यादा रहेगा जिसमें सेरिब्रम, जिसका ज्यादा तेज है। इसको प्रमस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है, सेरिब्रम को प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए थैलेमस जो होता है ना, थैलेमस, ये ध्यान देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों लगभग समान लग रहा है, इसमें हाइपो अलग से आया है। बाकी बात हाइपोथैलेमस और थैलेमस तो इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। अब थैलेमस के बारे में जानते हैं। ये हमारे बाहर में जितने भी तापमान या वात टेम्परेचर जितने भी, उसके बारे में बताने का कार्य करता है कौन? थैलेमस। जैसे गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, कोई मार रहा है तो दर्द हुआ, ये सब बना बाहर में जो भी कार्य होते हैं उससे स्पर्श अगर होता है, शरीर से कोई चीज स्पर्श हुआ, वो बताने का काम कौन करता है? थैलेमस। थैलेमस क्या करता है? बाहरी वातावरण के बारे में बताता है। बाहरी वातावरण के बारे में किसको बताता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सेरिब्रम को बताता है। अगर कोई दारू पी लिया उसको मारेगा तो इसका थैलेमस जो है वर्क नहीं करेगा, जो दारू पी लेगा उसका थैलेमस वर्क नहीं करेगा। तो ये बाद में पूछेगा थैलेमस सेरिब्रम को कि कौन मारा, तो सेरिब्रम वर्क करेगा तब तो नर्वस हो जाएगा, एसिड रहता है तो नर्वस हो जाएगा, तो सेरिब्रम नहीं बता पाएगा कि कौन मारा, लेकिन बाद में दर्द होगा। तो ये सब कौन करता है? थैलेमस का काम होता है बाहर में होने वाली क्रियाओं के बारे में बताने का, जो कि उसके शरीर से स्पर्श हो। अब देखिए हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है? हमारे शरीर के आंतरिक आंतरिक तापमान, टेम्परेचर के बारे में वो बताता है और उसका नियंत्रण करता है। तो देखिए जैसे क्रोध आना, क्रोध जो आता है, गर्मी लगना, गर्मी लगता है तो देखे होंगे कि घाम बन के निकल जाता है। उसके बाद गुस्सा आना, प्यार करना, घृणा करना, ये सब किस कारण से होते हैं? तो ये सब हाइपोथैलेमस के कारण से, यानी आंतरिक में होने वाले कारण, आंतरिक वातावरण नियंत्रण।
अंदर में होने वाले नियंत्रण जो करते हैं, अंदर में जैसे गुस्सा, लड़ाई, अंदर में जो भी हो उसको नियंत्रण कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस। ठीक है, लड़ाई नहीं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये तो हमें पता चल गया कि अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम का काम होता है सोचने समझने और तर्क देने का काम। जिसका सेरिब्रम तेज है वो जो भी पढ़ेगा एक बार में याद हो जाएगा। थैलेमस का काम क्या होता है? हमारे शरीर से कोई चीज स्पर्श अगर करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो क्या है नहीं है, यानी बाहरी वातावरण के बारे में बताता है, ठंडा गर्मी दर्द ये सब। कोई मारा तो दर्द होता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? आंतरिक वातावरण के बारे में बताता है, अंदर में होने वाले गुस्सा, गुस्सा हो गया, बुखार आना शरीर के अंदर से, और उसके बाद गर्मी, ये सब भूख प्यास, ये सब किस कारण से होता है? तो हाइपोथैलेमस। तो इसका निवारण यही करती है, नियंत्रण हाइपोथैलेमस। अब कार्पोरा का क्या? अब देखिए मध्य मस्तिष्क के बारे में। अग्र मस्तिष्क हो गया, अब मध्य मस्तिष्क में कार्पोरा। तो कार्पोरा का काम क्या होता है? आप लोग ध्यान से सुनिए। कार्पोरा यानी हम जो देख रहे हैं, अभी यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, ये देखें, इनमें अगर एक वो स्टूडेंट नया है और हमसे कोई सवाल पूछ रहा है तो वो सवाल सुने, तो उसके बाद ये क्या किया? कार्पोरा सुन करके वो सवाल को सेरिब्रम के पास लेगा, सेरिब्रम से पूछा कि ये जो बच्चा पूछ रहा है ये इसको पहचानता है तुम कि नहीं पहचानता है। तो उसके बाद इसके बारे में ये जो सवाल पूछा है ये तुम बताया है इसको कि नहीं बताया। तो वो यानी ये क्या करता है? देखने और सुनने का काम करता है, यानी सी एंड हेयर, देखने या सुनने का काम। और सेरिब्रल जो पेंडिकल होते हैं इसका क्या काम होता है? तो अगर ब्रेन कोई दूसरे काम में को करता है तब उसके जगह पे ये काम देने का प्रयास करता है किसको? तो आप लोग याद रखिएगा, कनेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड। जब ब्रेन कोई दूसरे काम को कर रहा था तो सेरिब्रल पेंडिकल का काम होता है कि वो जो काम ब्रेन पहले कर रहा था उस काम को स्पाइनल कॉर्ड को दे देता है, यानी मेरू रज्जु को, यहाँ जो रीढ़ की हड्डी जो होती है उसको दे देता है, तो वो उस कार्य को करता है। जैसे अगर आप देखे होंगे कि अगर हमारा ध्यान कहीं पे है और अचानक कोई छू लेता है शरीर को या पीछे से कोई टोक देता है तो क्या करते हैं? घूम के देखते हैं झट से, नहीं तो वो जो होता है ये स्पाइनल कॉर्ड के कारण से होता है। पश्च मस्तिष्क यानी सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के बारे में पढ़ेंगे। तो सेरिबेलम का क्या काम होता है? तो ये जो हम डेली रूटीन में वर्क करते हैं इसको ये हैबिट के रूप में वर्क करता है, जो हम डेली कर रहे हैं, जो डेली हम मेरा प्रयास है उसी को ये कर सकता है, जो हम नहीं किए हैं उसको ये नहीं कर सकता है। जैसे हम पढ़ा सकते हैं तो पढ़ा रहे हैं, हमको ये आ रहा है तो आ रहा है। अगर हमको बोला जाए मौत के कुआं में बाइक चलाने के लिए तो वहां पे हम प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो सेरिबेलम क्या बोलेगा? उस पे चलाने गए तो ये डर से क्या होगा? गिर जाएगा, यानी हमको गिरा देगा, माइंड को बोलेगा कि ये तुमको नहीं आता है, तुम गिर जाएगा, ये बोलेगा। यानी सेरिब्रम क्या करता है? जो हम डेली रूटीन में कर रहे हैं उसको ये बताने का कार्य करता है। हम अगर प्रयास किए धीरे धीरे तो हम मौत के कुआं में फिर गाड़ी चला सकते हैं। अब देखिए मेड्यूला ऑब्लोंगेटा को समझने के लिए जो है, अब देखिए मेड्यूला ऑब्लोंगेटा को समझने के लिए इसके दो रूप में बदला गया है। एक होता है एनाबोलिक, एक केटाबोलिक। एनाबोलिक का होता है ऊर्जा का निर्माण करना, जैसे ग्लूकोज का निर्माण करना 38 एटीपी मिल करके, और उसके बाद प्रोटीन का निर्माण करना 20 एमिनो एसिड मिल करके। यानी इसका काम होता है ऊर्जा का निर्माण करना। और ये जो केटाबोलिक होता है इसका काम होता है जो हम भोजन करते हैं उसका पाचन करके तोड़ने का काम करना केटाबोलिक का काम होता है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।